गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज के करंट अफेयर की क्लास और एडिटोरियल की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी लोग अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। ठीक है, पहली हेडिंग डालिएगा। जो खबर न्यूज़ में है वो है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, क्यों है न्यूज़ में देवेंद्र कुमार उपाध्याय? दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, ये इनकी तस्वीर है। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय। देखते हैं और क्या दिया है। बता दें कि न्यायमूर्ति उपाध्याय इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे और अभी इन्हें हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैज टेकन ओथ एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्लीज लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस टू हिम एट राजनिवास लॉन। ठीक है, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है तियानसान सेंगली सुरंग। हेडिंग डालिए, तियानसांग सेंगली सुरंग। नाम से ही पता चल रहा है कहां का हो सकता है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कहां का हो सकता है। तो तियानसान सेंगली सुरंग कहां का है? तो चाइना का है। ये सुरंग कहां पे है? तो चाइना में है। क्लियर? तो पहला पॉइंट डालिए आप लोग, ये सुरंग कहां पे है? ये सुरंग चाइना में है। चीन ने तियानसान सेंगली सुरंग पूरी कर ली है। ठीक है, इसकी लंबाई लिखिएगा। इसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। कितनी है? 22.13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 22.13 किलोमीटर दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है? एग्जाम में इससे ही पूछ सकता है, सबसे लंबी। ठीक है, एक्सप्रेसवे सुरंग बन चुकी है। एक्सप्रेस वे सुरंग। ठीक है, एक्सप्रेसवे सुरंग दुनिया में सबसे लंबी कौन सी हो चुकी है? तो तियानशान सेंगली सुरंग। तियानशान सेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर की लंबाई है और ये कहां है? तो चाइना में है। क्लियर? इस परियोजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। China has completed the Tianshan Sengli Tunnel, the world's longest expressway tunnel at 22.13 किलोमीटर। तो इस तीन चीज इसमें हो गया। पहला पॉइंट, यह सुरंग कहाँ है? तो चाइना में है। दूसरा पॉइंट, इसकी लंबाई कितनी है? तो 22.13 किलोमीटर है। और तीसरा पॉइंट, यह दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल बन चुकी है। ठीक है, तीन पॉइंट्स हो गए। तीनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों ही पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। हेडिंग डाल लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यो है न्यूज में, बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के अथक प्रयासों के एक दशक पूरा होने पर सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। मतलब टोटल 10 ईयर कंप्लीट हो गए। ठीक है, 10 ईयर कंप्लीट हो गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। आज के दिन 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और आज कुल 10 वर्ष हो चुके हैं। हम इसकी 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस योजना के 10वीं वर्षगांठ पर 22 जनवरी से 8 मार्च तक ये जो है, ये इसकी जो वर्षगांठ मनाई जाएगी 22 जनवरी से 8 मार्च तक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक इसकी वर्षगांठ हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इसकी 10वीं वर्षगांठ। तो एक चीज और याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च है। ठीक है, 8 मार्च है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च है। तो
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इसकी 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्लियर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी। कौन कौन से मंत्रालय है इसमें? तो एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय और तीसरा परिवार कल्याण मंत्रालय। 3 मंत्रालय इसमें शामिल हैं। इन तीनों की मतलब एक तरह की ज्वाइंट पहल है ये, ठीक है। बालिकाओं को संरक्षण सशक्त करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 को हुई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं को संरक्षण देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको सशक्त करना, ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना। मतलब उनको आप यदि पढ़ा लिखा देते हैं, ठीक है। बेटी बचाओ का मतलब है जैसा कि आप लोग बहुत सारे हमारे स्टेट्स है जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, जहाँ पे बेटियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। आज से यदि 10 साल पहले जाके देखे आप, 5 साल पहले जाके देखे आप, तो बेटियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, उनके पढ़ाई लिखाई पे उतना खर्चा आज भी नहीं करते हैं सभी लोग, जो गलत बात है। अब तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, तो आज तो सभी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाना भी चाहिए। इसी चीज़ के मद्देनजर आज से 10 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई गई थी, ठीक है। कि यदि आप उनको सशक्त करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनको यदि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो इसी के लिए, इसी को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, ठीक है। और आज इसकी क्या हो चुकी है? हम लोग 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? द गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम टुडे, ठीक है। द सेलिब्रेशन ऑन द 10th एनिवर्सरी ऑफ दिस स्कीम विल कंटिन्यू फ्रॉम 22 जनवरी टू 8 मार्च। 22 जनवरी से शुरू होगा और 8 मार्च तक चलेगा। और 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? एक स्टार डाल के एक पॉइंट लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, फ्लेमिंग महोत्सव 2025, फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025, हेडिंग डालिएगा फ्लेमिंग महोत्सव 2025। फ्लेमिंग महोत्सव 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, पहले तो 2 पॉइंट लिखिएगा, पुलिकट झील और नेलापट्टू सेंचुरी दोनों ही कहाँ हैं? दोनों ही आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। दोनों ही कहाँ हैं? दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील और पुलिकट झील तो शायद सभी लोग जान रहे होंगे, लेकिन ये नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जीके के जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट है। पुलिकट सभी लोग जान रहे होंगे, नेलापट्टू सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं, क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आह्वान किया गया। इस आयोजन ने कई पर्यटक, विशेष रूप से पक्षी पर्यवेक्षकों, फोटोग्राफर को आकर्षित किया और इसे एक बड़ी सफलता के रूप में सराहा गया। अब देखते हैं फ्लेमिंग महोत्सव के बारे में। फ्लेमिंग महोत्सव आंध्र प्रदेश के पुलिकट और नेलापट्टू जो सेंचुरी है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी है, वहां पर ये आयोजित किया गया था। ये फेस्टिवल क्यों किया गया था? ये एक तरह का बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर तरह तरह के पक्षी आते हैं और जितने भी बर्ड से रिलेटेड जितने भी मतलब उसमें दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई करते हैं या फिर जो बर्ड्स की फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, उनके जितने भी नॉलेज है, डाटा है, उनको कलेक्ट करते हैं, उनको भी बुलाया गया था, ठीक है। वो सभी लोग आए थे और इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, फ्लेमिंग महोत्सव का, क्योंकि इस मतलब जो सुरक्षा है, ठीक है, जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है इन मतलब बर्ड्स की, ठीक है, इन बर्ड्स की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इनकी सुरक्षा है, इनको मतलब मद्देनजर रखते हुए ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिससे इनको मतलब प्रिजर्व किया जा सके, इनकी सुरक्षा को, इनकी बायोडाइवर्सिटी को। क्लियर? इसीलिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। क्लियर है? तो कोई भी फेस्टिवल आयोजित ही इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए यदि वो पशुओं से संबंधित हो या पक्षियों से संबंधित हो, तो जब वो फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा तो लोग वहाँ आएंगे जो उनमें दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है, वो लोग वहाँ आएंगे, उनको संरक्षित करने के उपाय बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये फेस्टिवल मनाया गया है। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया गया है?
तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया है और आंध्र प्रदेश के पुलिकट और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में मनाया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ठीक है, द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। जैसा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की महत्वाकांक्षा ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। भारत ने 2036, भारत कह रहा है कि 2036 में हम लोग ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। भारत दिलचस्पी जगा रहा है, ठीक है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ गुजरात में एक 4 दिवसीय महत्वपूर्ण आयोजन के लिए एकत्र हुए। तो ये जो पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, जो बैठक है, ठीक है, ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि भारत ये विचार कर रहा है कि 2036 में हम लोग ओलंपिक की मेजबानी करें। इसके लिए ये बैठक कहाँ बैठी है? तो ये बैठक हुई है गुजरात में। कहाँ हुई है? तो लिखिएगा, पहला नेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस गुजरात में हुआ है। और इसका मुख्य मोटो क्या था वो मैंने आपको बता दिया। युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस बैठक का उद्देश्य भारत को इस प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए टिकाऊ खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए रणनीतियां और नवीन आर्थिक मॉडल विकसित करना है। अब आप यदि ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपके चाक चौबंद अच्छे होने चाहिए, क्योंकि देश विदेश से इसमें खिलाड़ी आते हैं, ठीक है, एक मतलब एक दो कंट्री से नहीं, बहुत सारे कंट्री से बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो यदि आप ओलंपिक की मेजबानी करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और इसीलिए ये बैठक जो पहली इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी, इसी के लिए इसका आयोजन किया गया कि इन बातों पे चर्चा किया जाए, इससे मतलब क्या इसका सुझाव दिया जाए एक दूसरे को कि कैसे इससे हम लोग ये जो समस्याएं हैं उनको कैसे इसका समाधान करेंगे और क्या 2036 में हम लोग ओलंपिक की मेजबानी कर पाएंगे या नहीं। ये इस पे मुख्य चर्चा करने के लिए इस बैठक का आयोजन गुजरात में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पीटी के फैक्ट से क्या है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, आज का एडिटोरियल आ चुका है, आप लोग स्क्रीन पर देख के समझ ही गए होंगे एडिटोरियल क्या है, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है ये। आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही हॉट टॉपिक है। और जिस दिन से ट्रंप जी ने शपथ लिया है उस दिन से ही ये सारी खिचड़ी पक रही है। ट्रंप डिक्लेयर्स एंड टू द यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ। ये तो एक घोषणा जो आज पेपर में इस स्टेटमेंट से ये एडिटोरियल आया था। हालांकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी घोषणाएं की है जिससे पूरे वैश्विक मीडिया की नज़र और वैश्विक नेताओं की नज़र इनके तरफ है, ठीक है, सभी लोग इन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया है। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2024 के चुनाव में अपनी जीत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो पहली बात कि 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के। उनका दूसरा कार्यकाल प्रमुख कार्यकारी आदेश, कार्रवाई और निर्देशों के साथ शुरू हुआ जो अमेरिकी घरेलू और विदेशी नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। एकदम सही बात है, जिस दिन इन्होंने शपथ ली सभी को ऐसा लग गया था कि कुछ तो नया होने वाला जरूर है। देखिए इन्होंने क्या किया। 2021 के यूएस कैपिटल दंगे के सिलसिले में अभियोजित व्यक्तियों के लिए लगभग 1600 जो अभियोजित व्यक्ति थे उनको क्षमा कर दिया इन्होंने, ठीक है। 2021 का जो चुनाव हुआ था इनका पिछला कार्यकाल के समय, उस समय कैपिटल दंगा हुआ था, उस समय लगभग 1600 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको नामजद किया गया था, उन पर एफआईआर किया गया था, उनको इन लोगों ने क्षमा कर दिया। ट्रंप जी ने उन 1600 लोगों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, ठीक है। पेरिस जलवायु समझौता और WHO, पेरिस जलवायु समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन से यूएस के बाहर निकलने की घोषणा कर दी। अब देखिए इन्होंने पेरिस समझौता, पेरिस जलवायु समझौता जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर 2000 आई थिंक 16 या 15 में आई थी, कल मैंने आपको डिस्कशन भी किया था, और WHO से ये क्या किए? एग्जिट कर दिया इन्होंने। बताइए, WHO से भी बाहर हो गए
और पेरिस जलवायु समझौते से भी ये बाहर हो गए। अनिर्दिष्ट प्रवासी और अस्थायी वीजा धारकों के बच्चों के लिए 14वें संशोधन के तहत जन्म सिद्ध नागरिकता को समाप्त कर दिया। अनिर्दिष्ट प्रवासी और अस्थायी वीजा धारक के बच्चे जो परमानेंट वीजा लेकर अमेरिका में नहीं आए हैं, टेम्पररी वीजा लेके आए हैं, उनके बच्चे यदि है वो जन्म सिद्ध नागरिकता नहीं ले सकते हैं। वो जन्म से नागरिकता नहीं ले सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। इन्होंने ये भी घोषणा की है। ब्रिक्स देशों से आयात पर 100% शुल्क लगाने का प्रस्ताव संभवतः भारत को प्रभावित करेगा। कनाडा और मेक्सिको पे 25% शुल्क लगाया, जो फरवरी 25 से प्रभावी होगा। ब्रिक्स कंट्री से जो भी सामान आएगी, ठीक है, ब्रिक्स कंट्री से जो भी सामान आएगा, आयात होगा, उस पे 100% शुल्क लगेगा। अब लीजिए, स्वाभाविक सी बात है, भारत पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि भारत यदि निर्यात कर रहा है और उसको 100% टैक्स देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार वाणिज्य पे तो असर पड़ना ही पड़ना है। कनाडा और मेक्सिको पे 25% टैक्स लगाया है इन्होंने, ठीक है, व्यापार वाणिज्य पे सामान पे 25%। यदि कनाडा और मेक्सिको से कुछ भी आता है तो 25% टैक्सेशन इन्होंने कर दिया है। तो ये तो इनकी प्रमुख घोषणाएं थी। आगे देखते हैं, जो हमारे आज पेपर का जो हेडलाइन था उस पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, मैक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। जो इसकी बाउंड्री मैक्सिको के साथ टच कर रही है, ठीक है, मैक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा जो है, वहां पे इन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है, ठीक है। बाइडेन की नीतियों को इन्होंने पलट दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो पहले के राष्ट्रपति थे, 78 कार्यकारी आदेशों और ज्ञापनों को निरस्त किया गया। उनके द्वारा जो दिए गए 78 बातें जो उनके द्वारा दी गई थी, निर्देश दिए गए थे, जो बाइडेन जो पूर्व में राष्ट्रपति थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया है, ये मान्य नहीं होंगे। पनामा नहर का अधिग्रहण, इन्होंने एक बात और कही है कि हम लोग पनामा नहर का अधिग्रहण करेंगे। कनाडा को 51st स्टेट बनाएंगे, ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करेंगे, ठीक है। ये बातें इन्होंने क्यों कही है, इसके लिए हमारे चैनल पर जाइए और एक वीडियो हमने इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव तरीके से बना रखा है। ये कनाडा को 51st स्टेट क्यों बना रहे हैं, पनामा का अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं, और ग्रीनलैंड का अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। डेनमार्क को ग्रीनलैंड के अधिग्रहण की योजना की धमकी दी। ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता रद्द कर दी गई। 2 ही जेंडर होंगे, मेन और फीमेल। इन्होंने क्लियर कह दिया कि 2 ही जेंडर होंगे, या तो मेन या तो वोमेन, ठीक है, मेल और फीमेल, 2 ही जेंडर होंगे, नो ट्रांसजेंडर्स, ओके। कुछ देशों के लिए यात्रा प्रतिबंध भी प्रस्तावित किए गए। अब बताइए, इतनी सारी बातें इन्होंने शपथ लेते ही कह डाली, तो सीधी सी बात है भाई, स्वाभाविक सी बात है भाई, बवाल तो होना ही होना है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुनः चुनाव जीतने पर अप्रवासी नीतियों में व्यापक बदलाव किए, ठीक है, जिसमें अवैध अप्रवासी और शरण चाहने वाले लोगों को लक्षित किया गया है। जो हमारा एडिटोरियल तो इसी पर था, तो इस पर थोड़ा डीपली डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी ग्रीनलैंड, कनाडा और जो पनामा वाली बात है, उस पर हम लोगों ने अलग से एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देखिए। किन 2 लोगों को टारगेट किया है इसने, अवैध अप्रवासी और शरण चाहने वाले। अवैध प्रवासी जो अवैध रूप से आ गए हैं और जिनको शरण चाहिए, इन 2 लोगों को टारगेट किया है मुख्य रूप से, ठीक है, 2 लोगों को टारगेट किया है। उनका प्रशासन बड़े पैमाने पर निर्वासन और सख्त अप्रवासी नियंत्रण का लक्ष्य रखता है, जिसके दूरगामी सामाजिक आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। यदि इन्होंने ऐसा किया तो इसके क्या होंगे, सामाजिक आर्थिक दोनों परिणाम होंगे। सीधी सी बात है भाई, यदि जो लोग यहाँ पे पहले से आ चुके हैं, ठीक है, जो लोग रह रहे हैं अमेरिका में, और वो लोग इन 2 कैटेगरी में आते हैं, अवैध अप्रवासी और शरणार्थी के कैटेगरी में आते हैं, तो उनके सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से उन पर असर पड़ने जा रहा है। अमेरिका में बिना दस्तावेज वाले प्रवासी मतलब अवैध प्रवासी, ठीक है, अवैध प्रवासी वही विदाउट दस्तावेज वाले हो गए। आधिकारिक अनुमान लगभग 11 मिलियन बिना दस्तावेज वाले प्रवासी है। लगभग कितने, 11 मिलियन
डाटा के अनुसार 11 मिलियन अवैध प्रवासी है अमेरिका में। ठीक है, लगभग 80% बिना दस्तावेज वाले प्रवासी 2010 से पहले आए, जिसमें से लगभग 1.5 मिलियन 1980 और 1990 के बीच आए। एक डाटा है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। हालांकि मुख्य मुद्दा ये है कि इन्होंने अप्रवासियों पे क्यों इतना वो किया है, क्योंकि लगभग 11 मिलियन लोग भाई बिना दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं। इसका असर क्या पड़ेगा? तो वहाँ का रोजगार, वहाँ की जमीन, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट, वहाँ की नौकरी, ठीक है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ के दैनिक उपभोग के सामान, सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, अव्यवस्थाएं फैलेंगी। ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहेगा। आपके घर में क्या 4 लोग बाहर से चले आए तो क्या आपको मंजूर होगा? नहीं। तो भाई सीधी सी बात है कि कहीं किसी देश में 11 मिलियन लोग बिना दस्तावेज के चले आएंगे, समस्याएं तो होंगी ही होंगी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं, यदि ये सही से रेगुलेट करे चीजों को तो गलत नहीं। ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल था, हमने बड़े से एडिटोरियल को छोटे में शॉर्ट करके हिंदी में डाल के मैंने आप लोगों को समझा दिया कि मतलब अप्रवासियों से क्या दिक्कत है। ठीक है, अप्रवासियों के साथ क्या समस्याएं हैं। यदि अप्रवासी वही नहीं आपके देश में भी आते हैं, जैसे कि रोहिंग्या वाली समस्या हमारे देश में भी है, तो क्या समस्या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों नॉर्थ ईस्ट वाले इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि नहीं? भाई वहाँ की रोजगार, वहाँ का आप वो देखिएगा, भौगोलिक स्थिति देखिएगा, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखिएगा, तो वो लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं भाई। मैदानी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, कृषि की समस्या, पानी की समस्या, भोजन की समस्या, और वहाँ पर अवैध प्रवासी यदि आ जाए तो कितनी समस्या होगी। ठीक है, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट लेंगे, वहाँ का संसाधन यूज़ करेंगे, और वहाँ के वो है भी नहीं। तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आपके घर में यदि 4 लोग बाहर से चले आए विदाउट परमिशन तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो फिर देश है और 11 मिलियन का डाटा है उनके पास, तो बात तो भाई कहीं ना कहीं सही है। बाकी कनाडा को क्यों 51st स्टेट बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद पनामा पर क्यों अधिग्रहण करना चाह रहे हैं, ग्रीनलैंड को क्यों कब्जे में लेना चाह रहे हैं, ये सारी बातें आपको हमारी इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देखिए, वहाँ आपको अच्छे से डिस्कशन की गई है चीज़ें। फुल लेंथ वीडियो है, आप वहाँ जाके चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो थैंक यू, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नए